हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट 2024 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है कि हम लोग कॉमर्स का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने कितनी क्लासों को कर लिया है, तो अभी तक हम लोगों ने 5 क्लासों को कर लिया है। ये हम लोगों की 6वीं नंबर की क्लास रहने वाली है। और किस चीज़ की रहने वाली है, तो ये इनकम टैक्स की क्लास है। हम लोगों का ये 4था नंबर का टॉपिक है। और इसमें जो है क्लास में हम लोग ये टॉपिक का अगर हम लोग बात करते हैं तो पहली क्लास हम लोगों ने कल ही ली थी और आज ये आप लोगों की ये नेक्स्ट क्लास है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो पार्ट 1 वहाँ पर किया था और पार्ट 2 हम लोग यहाँ पर करेंगे और पार्ट 3 भी हम लोग इसी चैप्टर का हम लोग पार्ट 3 भी करेंगे। देखो मेरी बात समझो ध्यान से। अगर हम आपसे कहते हैं कि मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा, पूरी डिटेल पढ़ा रहा हूँ, ये से समझ लीजिए मैं आप लोगों को गहराई तक पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों से मान लो कि इससे कठिन तो पेपर अगर नहीं आएगा, मतलब कि मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो सबसे कठिन स्तर के लिए हैं। हो सकता है आप लोगों का पेपर इजी यही आए। मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी का पेपर इजी आए और सभी लोग क्वालिफाई हो जाएं। मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे चाहने से कुछ थोड़ा ना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे कठिन स्तर को भी लेके चलते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे जो हम लोगों को सरलता से महसूस हुए थे। और सरलता से माने तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन सभी कठिन आते हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कठिन होते हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इनकी क्लासों को कर रहे हैं। और इनकम टैक्स में अगर डिटेल क्लास को करना है तो क्लासें कितनी बनी हुई हैं, मैंने 22 क्लासें पहले बनाई हुई हैं। प्ले लिस्ट में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं कि मैंने क्लासें किस प्रकार से और अच्छी तरीके से एक एक बात आप लोगों को बताई हुई है उसमें, ठीक है। उसमें मतलब कि डिटेल में मैंने जब डिटेल पढ़ा रहा था तब बच्चों ने किया था कि इतनी डिटेल मत पढ़ाइए कि हमें किताब नहीं लिखनी है। कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कि हमें किताब थोड़ी ना लिखनी है। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा उसमें डिटेल कम किया था, उसको मैंने वहाँ पर रोक दिया था। तो अब मैं यहाँ पर इनकम टैक्स की क्लास कर रहा हूँ आप लोगों के बिहार एस्टेट के लिए, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करते हैं तो ये अंडर सेक्शन की बात करेंगे हम लोग 10 की है। और 10 में जो अंडर सेक्शन में हम लोगों को मैंने कल बताया था कि हम लोगों को क्या क्या जो है करमुक्त आय होती हैं, कौन सी कर योग्य आय होती हैं, तो उन पर मैंने बात बताई थी। अगर नहीं देखी है आप लोगों ने कल की क्लास तो प्लीज़ आप लोग कल की क्लास को जरूर देख लें। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ एमसीक्यू करने वाले हैं और अगली क्लास में फिर वे एमसीक्यू ही आएंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। कम समय में ज़्यादा अध्ययन हो जाए, यही हम लोगों का टारगेट रहने वाला है। अगर हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी राशि कर मुक्त है। मतलब कि इनमें से जो कौन सी राशि जो है वो कर मुक्त होगी। तो भारतीय कंपनी से ब्याज मिलेगा तो वो कर मुक्त होगा, घरेलू कंपनी से अगर हमें लाभांश मिलेगा तो वो कर मुक्त होगा, या फिर विदेशी कंपनी से अगर लाभांश मिलता है तो वो कर मुक्त होता है, या फिर सहकारी समिति से अगर हमें लाभांश मिलता है तो वो हमारा कर मुक्त होता है। अब इसको बताना है कि इनमें से कौन सी राशि कर मुक्त होगी। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय, अगर हम लोग बात करते हैं कि घरेलू कंपनी से अगर हमें लाभांश मिलता है तो वो राशि हमारी कर मुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि कल मैंने बताया था हम लोगों ने कि घरेलू कंपनी से अगर हमें लाभांश मिलता है तो वो हमारा कर मुक्त होता है, लेकिन अगर कोई विदेशी कंपनी से अगर हमें लाभांश मिलता है तो वो हमारा टैक्सेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि एक नया उपक्रम है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 2, और एक नया उपक्रम विशेष आर्थिक क्षेत्र गत वर्ष 2011-12 में स्थापित किया गया, ठीक है। उसे धारा 10 AA के अंतर्गत निम्न में से कितने वर्षों तक की कटौती मिलेगी। तो उसे कितने वर्षों तक की कटौती मिलेगी, इस बात का सही आंसर बताना है कि उसे 5 कर निर्धारण वर्ष की उसे कटौती मिलेगी, 8 कर निर्धारण वर्ष की उसे कटौती मिलेगी, या फिर 10 कर निर्धारण वर्ष की उसे कटौती मिलेगी, या फिर 15 कर निर्धारण वर्ष की उसे कटौती मिलेगी। तो इसका सही आंसर जो है
वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि एक नया उपक्रम है। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कि कटौती की मात्रा तो है, देखो अगर हम लोग बात करते हैं कटौती की मात्रा, कुछ बातें ज़रूरी हैं उनको भी बताना ज़रूरी है कि कटौती की मात्रा। अब कटौती की मात्रा की अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे वस्तुओं की बात करते हैं, वैसे तो ये बड़ा है, ठीक है, बड़ा मतलब कि बड़ा पोर्शन है। इसको समझाने में मुझे आप लोगों को कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट लग जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग इसका राइट आंसर जो है, अगर हम लोग बात करते हैं तो वस्तुओं, चीज़ों, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर के निर्यात एवं सेवाओं के लाभ के संबंध में निम्नलिखित कटौती मिलेगी। अब वो कैसे मिलेगी? तो याद रखिए कि प्रथम 5 कर निर्धारण वर्ष में तो लाभ का 100% कटौती मिलेगी, 100%, ठीक है। अगर दूसरे की बात करते हैं तो अगले 5 कर निर्धारण वर्ष हैं, उसमें क्या कटौती मिलेगी, उसमें कितनी कटौती मिलेगी? तो लाभ का 50%, ठीक है। लाभ कितनी कटौती मिलेगी? लाभ का 50% तक आप लोगों को टैक्स नहीं देना होगा। और फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो अगले 5 कर निर्धारण वर्ष तक कितने की कटौती मिलेगी? तो वहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो उपर्युक्त लाभ का 50% या राशि जो लाभानी खाते में डेबिट की गई है, तो उसकी हम लोग उनमें दोनों में से जो कम होगी उस राशि को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोगों को यहाँ पर देखिए कि कटौती कितने वर्ष तक की मिल रही है। तो कटौती हम लोगों को यहाँ पर 5 और 5 मतलब कि कुल वर्ष कितने हो गए? यहाँ पर 15 वर्ष हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर देख लिया और समझ लिया कि यहाँ पर हम लोगों ने किसकी बात की है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो समझाने में थोड़ा सा वक्त तो लग ही जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 3 में कि अर्जित अवकाश के कर मुक्त की अधिकतम सीमा कितनी है। अर्जित अवकाश हो गया, पेंशन हो गया, ग्रेचुटी हो गया, तो इनकी जो अधिकतम सीमा है, करमुक्त सीमा है, ये जरूर पूछी जाएंगी, तो इनको जरूर करिए। अर्जित अवकाश के करमुक्त की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो अधिकतम सीमा की बात की गई है 3.5 लाख रुपए, मतलब 3,50,000 होगी, या फिर 3 लाख होगी, या फिर 10 लाख होगी, 2,50,000 होगी। ग्रेचुटी को भी जरूर देख लीजिए, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो अर्जित अवकाश के करमुक्त की अधिकतम सीमा कितनी है? तो इसका सही आंसर जो है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि अधिकतम सीमा जो है वो कितनी है? तो वो है कितनी है? तो अर्जित अवकाश की करमुक्त की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपए तक है। कितनी है? तो 3 लाख रुपए तक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अर्जित अवकाश के कर मुक्त की अधिकतम सीमा कितनी है। तो देखिए, जैसे मान लो कि अर्जित अवकाश हो गया, स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण हो गया, छटनी के कारण अवकाश ग्रहण हो गया, तो इस प्रकार से इनकी अधिकतम सीमा पूछी जा सकती है। ठीक है, तो उनको आप लोग जरूर कर लीजिए। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे द्वारा सभी बातें आप लोगों को तक क्लियर हो जाएं। और अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग डिटेल क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, देखो ग्रेचुटी, यहाँ पर ग्रेचुटी लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि ग्रेचुटी प्राप्ति की अधिकतम राशि जो कर योग्य नहीं होती है होगी। तो वो कितनी होगी? ग्रेचुटी अगर हमें मिलती है और उसकी अधिकतम राशि जो है वो कर योग्य नहीं होती है, मतलब कितनी राशि कर मुक्त होती है, तो उसकी अधिकतम सीमा पूछी है। तो उसकी अधिकतम सीमा 3.5 लाख रुपए होगी, मतलब 3,50,000 होगी, 3 लाख रुपए तक होगी, या 10 लाख रुपए तक होगी, या फिर 2,50,000 रुपए तक होगी। तो ग्रेचुटी प्राप्ति की अधिकतम राशि जो कर योग्य नहीं होती है तो वो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है कि वो जो है वो राशि कितनी होती है? तो वो राशि 2,50,000 रुपये होती है। ठीक है, तो वो कितनी होती है? तो 2,50,000 रुपये होती है। तो ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है वो गलत क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसकी हम लोग बात अभी नहीं करेंगे, इसको आप लोग गलत कर दीजिए क्योंकि ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसको अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर ऑप्शन जो हैं वो सही नहीं दिए हैं, तो इनको हम लोग इसको बाद में करेंगे कि 1-2 क्वेश्चन हो ही जाते हैं जो गलत हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि धारा 10 की सब धारा 15 के अंतर्गत आय निम्नलिखित में से किसके लिए कर मुक्त है। मतलब कि आय जो है निम्नलिखित में से किसके लिए कर मुक्त है? सभी करदाताओं के लिए कर मुक्त होती है, हिंदू अविभाजित परिवार के लिए कर मुक्त होती है, या फिर केवल व्यक्ति करदाता के लिए कर मुक्त होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब कि इनमें से कोई नहीं, इसमें से मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मतलब कि इनमें से कोई नहीं होगा, या फिर सभी करदाताओं के लिए जो है कर मुक्त की जो राशि है वो सभी करदाताओं के लिए मिलती है, या फिर हिंदू अविभाजित परिवार के लिए मिलती है, या फिर केवल व्यक्ति करदाता के लिए मिलती है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है कि धारा 10 के अंतर्गत आय में से निम्न में से किसके लिए कर मुक्त होती है? तो सभी करदाताओं के लिए हम लोग इसकी बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, धारा की बात हम लोग करेंगे क्योंकि जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको आप लोगों को जरूर कर ले जाना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि कानपुर के महापालिका के मामले में मकान संपत्ति से आय निम्न में से क्या होगी? तो कानपुर महापालिका के मामले में मकान संपत्ति से जो आय है वो निम्न में से क्या होगी? तो वो कर योग्य होगी, कर मुक्त होगी, या फिर आंशिक कर योग्य होगी, या फिर आंशिक कर मुक्त होगी। मतलब कि कुछ हिस्सा उसका कर योग्य होगा, या फिर कुछ हिस्सा उसका कर मुक्त होगा, या पूरा का पूरा हिस्सा कर मुक्त होगा, या फिर कर योग्य होगा। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि कानपुर के महापालिका के मामले में मकान संपत्ति से जो आय है वो निम्न में से क्या होगी। तो इसका जो सही आंसर है कि इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो जो है आय कर मुक्त होगी। इसका सही आंसर है कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 7 नंबर में लिखा हुआ है, जो इसके ऑप्शन भी थोड़े से हम लोगों को कम लग रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इनमें कि स्थानीय सत्ता से आशय, स्थानीय सत्ता से आशय, और ये क्वेश्चन भी पूरा नहीं है तो इसको हम लोग पूरा कर देते हैं। स्थानीय सत्ता से आशय और खाली स्थान में लिखा हुआ है खाली स्थान, और उसके बाद लिखा हुआ है कि से लगाया जाता है। तो स्थानीय सत्ता से आशय खाली स्थान से लगाया जाता है, पंचायत से लगाया जाता है, महापालिका से लगाया जाता है, या फिर कॉन्ग्रोमेंट बोर्ड से लगाया जाता है, या फिर डी ऑप्शन में लिखा हुआ है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो है
तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो फिलहाल हम लोगों का उपरोक्त सभी जो है वही आंसर हम लोगों का हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि स्थानीय सत्ता से आशय पंचायत से भी है, महापालिका से भी है और गवर्नमेंट बोर्ड से भी है। तो इसका सही आंसर है कि उपरोक्त सभी से इसको मतलब कि स्थानीय सत्ता से आशय इसका हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि निम्न में से किस धारा के अंतर्गत, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न में से किस धारा के अंतर्गत 7% पूंजी विनियोग बॉन्ड पर ब्याज कर मुक्त है। तो 7% पूंजी विनियोग बॉन्ड पर जो ब्याज है वो कर मुक्त है, वो किस धारा के अंतर्गत की बात की जाती है, तो वो धारा जो है वो धारा की बात करते हैं, धारा 10 की धारा 15 के अनुसार की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि निम्न में से किस धारा के अंतर्गत 9% राहत बॉन्ड पर ब्याज कर मुक्त है। तो वो किस धारा के अंतर्गत जो है तो इसकी बात करते हैं, तो ये भी जो ब्याज की बात करते हैं और ये भी हम लोगों का धारा 10 की धारा 15 के अनुसार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 10 में कि डाक खाने के संयुक्त बचत खाते पर, अगर संयुक्त बचत खाते पर अधिकतम ब्याज जो है वो कर मुक्त होगा, तो वो राशि पूछी है कि अधिकतम ब्याज जो है वो कितना रुपये तक कर मुक्त होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि 3500 रुपये तक कर मुक्त होगा, 7000 रुपये तक कर मुक्त होगा, 10,000 रुपये तक कर मुक्त होगा या फिर 4000, ये नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 4000 रुपये तक कर मुक्त होगा। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कल मैंने ये बातें बताई हुई थी। ठीक है, जो बातें नहीं बताई थी वो कुछ ही बातें होंगी जो नहीं बताई थी, लेकिन ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। धाराओं की बात मैंने बिल्कुल नहीं बताई थी कि किस धारा के अंतर्गत हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, ये बात तो मैं मानता हूँ। ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें जैसे डाकखाने की बात करें, ग्रेच्युटी की बात करें, अवकाश ग्रहण की बात करें, तो ये आप लोगों को जरूर करनी है। ठीक है, भले ही धाराओं को मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इनको जरूर कीजिए, ऐसे क्वेश्चनों को जरूर कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 11 नंबर में लिखा हुआ है कि एक पंजीकृत व्यापारिक संघ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी राशि कर मुक्त होगी। मतलब कि एक पंजीकृत व्यापारिक संघ है, उसके लिए मतलब कि इनमें से कौन सी राशि जो है उसके लिए कर मुक्त होगी। तो मकान संपत्ति से आए उसके लिए कर मुक्त होगी, अन्य साधनों से आए उसके लिए कर मुक्त होंगी, या फिर उपरोक्त ए और बी दोनों उसके लिए कर मुक्त होंगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर जो है कि एक पंजीकृत व्यापारिक संघ के लिए निम्न में से कौन सी राशि जो है वो कर मुक्त होगी। तो इन दोनों से मिलने वाली राशियां कर मुक्त होंगी। तो एक पंजीकृत व्यापारिक संघ के लिए ये बात आती है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि मकान संपत्ति से आए और अन्य साधनों से आए उसके लिए उनके लिए कर मुक्त होगी। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 12 नंबर में लिखा हुआ है कि विदेशी जहाज पर दी गई सेवाओं के लिए दिया गया पारिश्रमिक निम्न में से किसके लिए कर मुक्त होगा। ठीक है, विदेशी जहाज पर दी गई सेवाओं के लिए अगर हमने कोई पारिश्रमिक दिया है तो वो किसके लिए कर मुक्त होगा। तो एक निवासी के लिए वो कर मुक्त होगा, एक अनिवासी जो भारत का नागरिक नहीं है उसके लिए कर मुक्त होगा, असाधारण निवासी के लिए कर मुक्त होगा, या फिर भारत का एक नागरिक है उसके लिए कर मुक्त होगा। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर वो आप लोगों को बताना है कि एक विदेशी जहाज पर दी गई सेवाओं के लिए दिया गया पारिश्रमिक निम्न में से किसके लिए कर मुक्त होगा। तो इसका राइट आंसर है कि एक अनिवासी जो भारत का नागरिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 13 नंबर में कि समता अंशों के हस्ताक्षर
समता अंशों के हस्ताक्षर से होने वाला दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के लिए आयकर मुक्त होगी यदि की बात की है कि ऐसे अंश का विक्रय राष्ट्रीय स्कंद विपणन के माध्यम से किया जाता है। ऐसे अंशों का विक्रय केवल पंजीकृत स्कंद विपणन माध्यम से किया जाता है, या फिर ऐसे अंशों का विक्रय किसी भी पंजीकृत स्कंद विपणन के माध्यम से किया जाता है और ऐसा लेन देन प्रतिभूति व्यवहार कर की श्रेणी में आता है, या फिर उपरोक्त ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। मैंने कहा ना कि क्वेश्चन में दोनों प्रकार के लेकर आऊँगा, कुछ क्वेश्चन कठिन भी होंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सरल भी लग रहे होंगे। ठीक है, तो समता अंशों के हस्ताक्षर से होने वाला दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के लिए आयकर मुक्त होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है कि ऐसे अंशों का विक्रय किसी भी पंजीकृत स्कंद विपणन के माध्यम से किया जाता है और ऐसा लेन देन प्रतिभूति व्यापार कर की श्रेणी में आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सबसे बड़ा ऑप्शन जो है वही हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन की बात करते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अस्पताल अथवा किसी अन्य चिकित्सा संस्थान को हुई आय जो लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि जन कल्याण एवं पुनर्विकास के उद्देश्य से स्थापित की गई है तो वो करमुक्त होगी यदि कुल मिलाकर ऐसी अस्पताल की वार्षिक प्राप्तियां जो हैं 1 करोड़ से अधिक नहीं है, ऐसा अस्पताल मुख्य कमिश्नर के द्वारा अनुमोदित है, या फिर उपरोक्त ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त ए और बी दोनों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताए थे, मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन भी करने से हो सकता है कि कुछ बातें आप लोगों को एमसीक्यू में समझ में आ जाएं। कम समय में हम लोगों को अध्ययन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम लोग थ्योरी पढ़ाते हैं फिर उसके बाद आप लोग पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे कहते हैं कि एमसीक्यू कराइए, कुछ बच्चे कहते हैं कि कॉन्सेप्ट कराइए। तो मैं दोनों चीज़ों को साथ में कराता हूँ तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैंने कल की क्लास में आप लोगों को जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ठीक है, और अगर जो है इसमें से कुछ बातें मुझे और भी लग रही हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनको मैं आप लोगों को जो पार्ट 3 कराऊंगा ना, इसका जो पार्ट 3 करने वाले हैं हम लोग, पार्ट 3 जो है उसमें मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें इसकी और बता दूंगा और ये हम लोगों का जो पोर्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके क्वालिफाई होंगे। ठीक है, अभी तो क्वालिफाई होंगे और मैं चाहता हूं कि अपना चैनल जो है, हम लोगों का चैनल अच्छी तरीके से ग्रो करे। ठीक है, तो सभी लोगों तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बात कर रहे हैं और हमारा यही टारगेट है कि आप लोग सेल्फ स्टडी भी साथ में करें। और ये बात है कि अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करेंगे तो पेपर ज़रूर निकल जाएगा। देखो 150 में 50% नंबर लाने हैं, 50% नंबर लाने हैं जर्नल वालों को। ठीक है, और ओबीसी, एससी और एसटी उनको तो कम ही लाने हैं। और अगर कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट है तो अदर स्टेट का कैंडिडेट उसे 50% लाने हैं। अब 75 नंबर आप लोगों को लाने हैं तो 75 नंबर करिए, आप लोग कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग अपनी जो किताबें हैं उनको पढ़िए, जो पुरानी किताबें हैं उनको पढ़िए और जो प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग मेरे चैनल से, एसपी एजुकेशन चैनल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई बैच लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बस। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आप लोगों को सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी है आप लोगों को। इस बात को चाहे भले ही आप मेरी क्लास लेना भूल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी क्लास मत लीजिए, लेकिन सेल्फ स्टडी ज़रूर करिए। ठीक है, मैं ज़रूर कहता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि भारत सरकार की सशस्त्र सेनाओं वायुसेना सहित के सदस्य की विधवा, बच्चों एवं नामित उत्तराधिकारियों को जो प्राप्त परिवार पेंशन है वो निम्न में से क्या होगी?
यदि सैनिक की मृत्यु हो गई है के दौरान उनकी ड्यूटी जो है अपनी ड्यूटी करते समय हुई है, मतलब कि जो सैनिक की मृत्यु हुई है वो ड्यूटी करने के दौरान हुई है, तो उनको जो उनके जो बच्चों को मिलेगा, उनकी जो विधवा जो पत्नी है उनको मिलेगा, तो वो जो पैसा मिलेगा, परिवार को जो पेंशन मिलेगी, वो राशि पूछी गई है कि वो राशि करमुक्त होगी या फिर उसका कुछ हिस्सा करमुक्त होगा या फिर पूर्णता करयोग्य होगा, ये बात पूछी गई है। तो ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, मैंने क्वेश्चन बता दिया कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन कह रहा है। पूर्णतः करमुक्त होगी, प्राप्ति पेंशन का 50% करमुक्त होगी, पूर्णतः करयोग्य होगी, प्राप्ति पेंशन का 80% तक जो है वो करमुक्त होगी। तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि पूर्णतः करमुक्त होगी। कैसी होगी? तो पूर्णतः करमुक्त होगी। तो इसका राइट आंसर है कि बी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ड्यूटी करने के दौरान हुई है। अब यहीं पर अगर हम लोग एक सेगमेंट बदल देते हैं तो उसमें आंसर हम लोगों का बदल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जैसे मान लो कोई इनाम की घोषणा करते हैं, तो अगर जो घोषित कर दिया है इनाम, हमने अगर पहले से ही घोषित कर दिया है तो वो केस अलग है, और घोषित नहीं किया है, जब मान लो हमें कोई चीज़ मिल गई है तभी हमने उनको दे दिया है प्रोत्साहन राशि के रूप में, तो वो बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 16 नंबर की बात करते हैं कि भारत के किसी करदाता को जो रबड़ के उत्पादन एवं निर्माण में संलग्न है, ठीक है, रबड़ बोर्ड या उसके माध्यम से कोई सहायता या अनुदान प्राप्त होता है, तो वह राशि होगी, तो वह राशि पूर्णतः करमुक्त होगी। 50% हिस्सा उसका करमुक्त होगा, 25% हिस्सा उसका करमुक्त होगा, या फिर 80% हिस्सा उसका करमुक्त होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैंने कल भी बताया था और आज भी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा कि चाहे रबड़ की बात करें, चाहे हम लोग कॉफ़ी की बात करें, तो यहाँ पर हम लोग कल बताया था मैंने आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर है कि पूर्णतः करमुक्त होगी, ठीक है। कोई सहायता राशि अगर मिलती है तो वो पूर्णतः करमुक्त होगी। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी स्थानीय सरकार के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में पानी या बिजली की सेवाओं की पूर्ति में व्यापार से उत्पन्न होने वाली आय निम्नलिखित में क्या होगी। अगर मान लो कि हमने स्थानीय सरकार के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में पानी या बिजली की सेवाओं की पूर्ति में व्यापार से उत्पन्न होने वाली आय अगर हम लोग प्राप्त करते हैं, तो वो जो आय है वो पूर्णतः करमुक्त होगी, 50% तक करमुक्त होगी, 50% तक जो है वो ये करयुक्त नहीं लिखा हुआ है, कर मुक्त लिखा हुआ है, ठीक है, कर मुक्त। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है कि पूर्णतः करयुक्त करमुक्त होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि भारत में किसी करदाता को चाय, ठीक है, चाय के उत्पादन के निर्माण में उत्पादन तथा निर्माण के में संलग्न जो है चाय बोर्ड या उसके माध्यम से कोई सहायता या अनुदान प्राप्त होता है, तो ऐसी राशि पूर्णतः करमुक्त है, 50% तक करमुक्त है, 25% तक करमुक्त है, या फिर 80% तक करमुक्त है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि चाय, कॉफ़ी, रबड़, तो इस केस में हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर भी हम लोगों का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक छात्र छात्रवृत्ति 1000 रुपये प्रति माह प्राप्त करता है और वह शिक्षा की लागत पर 8000 रुपये व्यय करता है, तो ऐसी दशा में करमुक्त राशि होगी। तो ऐसी दशा में करमुक्त राशि कितनी होगी? देखो, एक जो छात्र है, देखो मैंने कल ही बताया था कि छात्र को अगर छात्रवृत्ति देते हैं,
छात्र को क्या देते हैं, छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप देते हैं, तो वो कितना रुपए तक जो है कर मुक्त है। तो वो मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर छात्र को कोई छात्रवृत्ति दी जाती है चाहे कितनी भी रुपए हो वो कर मुक्त है, मैंने बताया था ना कल। तो यहाँ पर छात्रवृत्ति कितनी मिल रही है, 1000 रुपये, ठीक है। खर्च कितने कर रहे हैं ये नहीं देखना है, छात्रवृत्ति कितनी मिल रही है, 1000 रुपये प्रति माह है, ठीक है। अब 12 महीने में कितनी हो जाएगी, तो 12 महीने में हो जाएगी 12,000 रुपये। तो ये राशि जो है छात्रवृत्ति कितनी हो गई है, 12,000 रुपये। तो यही राशि इसकी करमुक्त होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनका राइट आंसर इस ऑप्शन, इस मतलब क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कि हम लोगों को आगे के जो क्वेश्चन हैं मतलब आगे के जो ऑप्शन हैं उनको देखना भी नहीं है और हम लोगों ने आराम से इसको समझ लिया। उसके बाद बात करते हैं कि मिस्टर एक्स 30,000 रुपये का आकस्मिक आय के रूप में प्राप्त करता है। कर योग्य राशि होगी। मिस्टर एक्स हैं तो इनका पूछा गया है कि मिस्टर एक्स को 30,000 रुपये आकस्मिक आय मतलब कि आकस्मिक आय के रूप में इनको प्राप्त हुआ है, कहीं से भी इनको प्राप्त हो गया, आकस्मिक रूप से प्राप्त हुआ है, इनको पता नहीं था, ठीक है। लेकिन तो इसमें ये पूछा गया है कि इसमें कितनी राशि कर मुक्त होगी, कितनी राशि कर योग्य होगी। तो याद रखिए कि पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 30,000 रुपये तक कर योग्य होगी, 25,000 रुपये कर योग्य होगी, 0 यहाँ पर कर योग्य होगा, या फिर 35,000 रुपये कर योग्य होगी। तो यदि राशि हमारी कितनी है, 30,000 रुपये, और कैसी है, आकस्मिक आय है, तो वो सारी की सारी राशि कैसी होगी हमारी, तो वो हमारी सारी की सारी राशि कर योग्य होगी। तो यहाँ पर हम लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कैजुअल इनकम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत कर्मचारी के द्वारा प्राप्त की गई छटनी की क्षतिपूर्ति आयकर जो है वो किस सीमा तक करमुक्त होगी। तो इसका राइट आंसर होगा कि 5 लाख रुपए तक होगी, करमुक्त होगी, 2,50,000 रुपये तक करमुक्त होगी, 30,000 रुपये तक करमुक्त होगी, या फिर 10 लाख रुपए तक करमुक्त होगी। तो छटनी के कारण हमें क्षतिपूर्ति मिली है, तो जितनी राशि मिली है तो उसमें से पूछा गया है कि अधिकतम हमारी कितनी राशि करमुक्त होगी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर है कि 5 लाख रुपए तक जो है छटनी के कारण अगर हमारी क्षतिपूर्ति हमें मिलती है तो उसकी में 5 लाख रुपए तक तो हम लोगों को टैक्स नहीं देना होगा। 5 लाख रुपए, मान लो 10 लाख रुपए मिलते हैं तो 5 लाख तक टैक्स नहीं देना है, लेकिन अगले 5 लाख पर हम लोगों को टैक्स देना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 22 नंबर में कि स्वेच्छा से अगर हमारी सेवानिवृत्त होते हैं, अगर हम स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने पर नियोक्ता से जो हमें प्राप्त राशि है वो निम्न में से कौन सी राशि हमारी करमुक्त होगी। तो स्वेच्छा से अगर हम सेवानिवृत्त होते हैं तो वहाँ पर पूछा गया है कि कितनी राशि हमारी करमुक्त होगी। 30,000 रुपये तक हमारी करमुक्त होगी, 10 लाख रुपए तक हमारी करमुक्त होगी, 5 लाख रुपए तक हमारी करमुक्त होगी, या फिर 3,50,000 रुपये तक हमारी करमुक्त होगी। तो स्वेच्छा से अगर हम अवकाश ग्रहण करते हैं तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा कि 5 लाख रुपए तक हमारी सेवानिवृत्ति की बात हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि कुछ बोर्ड लिखे हुए हैं, इनकी अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण बोर्ड्स हैं उनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके अधिनियम की बात करते हैं। जैसे कॉफ़ी बोर्ड अधिनियम की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो कॉफ़ी बोर्ड, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इनको सॉल्व करते हैं कि कॉफ़ी बोर्ड अधिनियम की स्थापना हुई थी 1942 में, 1947 में, 1950 में या 1953 में। कॉफ़ी बोर्ड अधिनियम की स्थापना हुई थी, मान लो यहाँ पर पूछा जाए रबड़ बोर्ड, ठीक है, रबड़ बोर्ड, ठीक है, या फिर पूछा जाए चाय बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो एक एक करके इनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे कि कॉफ़ी बोर्ड अधिनियम की स्थापना कब हुई थी। तो 1942 में हुई थी। तो कब हुई थी, तो
तो इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी, कॉफ़ी बोर्ड अधिनियम 1942 के अनुसार। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं रबड़ बोर्ड। ठीक है। रबड़ बोर्ड की अधिनियम की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1947 में। कब हुई थी? तो वो हुई थी 1947 में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है, इसका जो ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है बी ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव तरफ चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चाय बोर्ड अधिनियम की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी चाय बोर्ड अधिनियम की स्थापना? तो वो हुई थी 1953 में। कब हुई थी? 1953 में। ठीक है। कब हुई थी? 1953 में। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तमाकू बोर्ड अधिनियम की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1975 में। ठीक है। तो वो कब हुई थी? 1975 में। इसी प्रकार से हम लोगों को फास्ट मूवमेंट करके अच्छी तरीके से अपनी स्टडी करनी है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा अध्ययन करना है। अब मसाला बोर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मसाला बोर्ड अधिनियम कब बना? मसाला बोर्ड अधिनियम कब बना? तो वो बना 1986 में बना। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विनियोगता संरक्षण कोष के निक्षेपा, जो अगर हम लोग बात करते हैं कि विनियोगता संरक्षण कोष के निक्षेपागार की आय कि निम्न में से किस कर निर्धारण वर्ष से कर मुक्त है? तो याद रखिए कि वो जो है वो 14-15 जो है उस इस साल से उसकी जो राशि है वो कर मुक्त है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनको आप लोग जरूर करिए कि मान लो अगर पूछा जाता है कि कॉफ़ी बोर्ड, ठीक है, कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1942 में हुई थी। ठीक है। अगर पूछा जाता है कि रबड़ बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में हुई थी। ठीक है। अगर पूछा जाता है कि चाय बोर्ड, ठीक है, चाय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। ठीक है, 1953 में। अगर बात करते हैं तंबाकू बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। ठीक है। और अगर बात करते हैं मसाला बोर्ड की, तो मसाला बोर्ड की कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी। ठीक है। तो ये सारे के सारे एक जगह पर मैंने कर दिए हैं कि एक बार में आप लोगों को अच्छी तरीके से नहीं देखना, आप रील से देखते हैं उसी प्रकार से आप लोग इसको एक बार में समझ सकते हैं कि कॉफ़ी बोर्ड 1942, रबड़ बोर्ड 1947, चाय बोर्ड 1953, तंबाकू बोर्ड 1975 और मसाला बोर्ड 1986। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन भी किए हैं और इनको समझाया भी है। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आगे और भी क्लासें लेकर आने वाला हूं। अगर क्लास अच्छी लगती है तो शेयर भी करें, ठीक है, दूसरे लोगों को भी दिखाएं, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाएं, जिससे कि अपने चैनल पर ग्रो किया जा सके। और मैं आप लोगों को अगली क्लास में बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को वित्तीय विवरण की क्लास लेने वाला हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, और बहुत ही जल्द आप लोगों को स्टैटिक्स के जो MCQ हैं वो भी मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को कुछ क्लासें ज़रूर प्रोवाइड की जाएँ। ठीक है। तो अगर आप लोगों को वैसे तो स्टैटिक्स मैंने पूरी पढ़ाई हुई है, मतलब ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों को बताई हुई हैं। जो भी चीज़ें आप लोगों की रह जाती हैं आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा वहाँ पर, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों की बिहार स्टेट की तैयारी कराई हुई है। तो अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।